बोलेंगे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है बी, राइट? तो मेरे पास इस तरीके से ए टू बी और फिर बी टू सी जा रहा है। ए टू बी जो है उसका रेट कांस्टेंट है k1 और बी टू सी जो है उसका रेट कांस्टेंट है k2। At t is equal to 0, the concentration of A is A naught, whereas at t is equal to t, concentration जो है A का becomes A, B का becomes B, C का becomes C। तो तीनों के जो क्या नाम है कोफिशिएंट जो है वो एक ही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि A नॉट इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। बोलो। यस सर अब हम रेट विद रिस्पेक्ट, हाँ बोलो। यार तुम्हारे यहाँ डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। सर आप ठीक है? तो रेट क्या क्या? सर आप ठीक है? मतलब आवाज हाँ अभी ठीक है, बोलो। सर वो पूछ रहा था कि मतलब ए नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के साथ पूछ रहा था। तो मान लो पहले 5 था, 5 अच्छा सर वो दी है। हाँ ओके सर। 5 में से मान लो 3 चला गया, ठीक है, एक इधर बच के गया, यस सर। 2 इधर आ गया, कितना हुआ ये 2, क्या हो गया ये? बराबर हो गया। यस सर ओके। रेट विद रिस्पेक्ट टू ए में क्या लिखूंगा कि माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू k1 ए को मैं क्या लिख दूंगा ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी, k1 टी भी बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो। रेट विद रिस्पेक्ट टू बी जो है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी जो है वो क्या होगा, इट विल बी k1 ए माइनस k2 बी डी बी बाई डी टी, यस सर। क्योंकि वो यस ए सर। टू बी तो क्या है प्रोडक्ट है ए टू बी वाली रिएक्शन के लिए, और बी टू सी वाली रिएक्शन के लिए वो क्या है रिएक्टेंट है। तो पहले तो पॉजिटिव आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, देखो इस तरीके से आएगा। यस। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी क्या है मैं इस के टू बी को इस साइड लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया डी बी बाई डी टी प्लस के टू बी हो गया और के वन ए इस साइड रह गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब मैं ए को ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के वन टी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहां से यहां लाते टाइम। अब मैंने क्या किया ई रेज टू पावर के टू टी को, ई रेज टू पावर के टू टी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए। तो जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये टर्म कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ के टू टी मल्टीप्लाई हो गया, देखो पावर में देखो, इधर तो दिख ही रहा है, इधर पावर में चला गया। बोलो किसी को डाउट है क्या?
No, sir. अब देखो मैथमेटिक्स जो है उसकी वजह से ये वाला फॉर्म जो है वो इस तरीके से बन गया। पार्ट्स वाइज डिफरेंशिएशन सीखा है ना 11th में, तो इसका जब तुम पार्ट्स वाइज डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यू विल गेट दिस। करके देखो, अभी पता चलेगा। नीचे वाली जो टर्म है इसका पार्ट्स वाइज डिफरेंशिएशन करो, तुमको ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। देखो करके एक बार। बोलो सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. अब मेरे पास ही लिखा गया। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, 0 टू बी और 0 टू टी, दोनों तरफ। उसके बाद ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया बी ई रेस्ट पावर के टू टी। इसको इंटीग्रेट किया तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो इंटीग्रेट करके देखो, फिर समझ में आएगा। इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी लाइक दिस। एक बार कंफर्म करने के लिए सब लोग ये वाला इंटीग्रेशन करो। Yes, sir. बोलो किसी को डाउट है क्या? सबको समझ में आया यहाँ तक? ये इंटीग्रेशन Yes. करने पे आ रहा है। पहले टी पुट करेंगे, फिर 1 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ से बी मेरे पास इस तरीके से मिल गया। बी मेरे पास इस तरीके से मिल गया, देखो। अब मुझे बताओ एट व्हाट टाइम ये बी का एक्सप्रेशन आ गया, k1 a नॉट अपॉन माइनस ऑफ k1 माइनस k2 ई रेज टू पावर। देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे ना, तब देखो यहाँ पे k2t और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा माइनस k1t। और यहाँ पे मेरे पास बनेगा ये, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये इधर माइनस ई रेज टू पावर माइनस k2t की टर्म से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. किसी को डाउट है तो बोलो अभी तक। No, No, sir. sir. नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम बी विल बी मैक्सिमम। कैसे निकालेंगे बताओ? Sir, Sir, B को B टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके differentiate 0 से करके करेंगे 0 तो 0 से। करके बताओ क्या आ रहा है टाइम। सब लोग वो टाइम निकालो जब बी मैक्सिमम होगा।
सर ln k2 by k1 upon k2 minus 2. बाकी के लोग बताओ। फिर 1/k1 minus k2 into ln k by q. सर 1/k2 minus k1 into ln k1 by k2. वेरी गुड। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। जब मैं इसको जीरो करूंगा ना, तब मेरे पास टी मैक्स ऐसे आ जाएगा। यही आ रहा है ना, बोलो। यस सर, यही है। Yes sir. Yes sir. तो ये मेरा वो टाइम आ गया जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल बी मैक्सिमम। तो दिस इज द टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये मेरा टी मैक्स आ गया है यहाँ पे। और सी को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमें बी का एक्सप्रेशन पता चल गया यहाँ पे। बी का एक्सप्रेशन पता चल गया, ए का एक्सप्रेशन पता चल गया, ए नोड हमें पता है ही। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? सी निकाल लेंगे। सो फार हमने क्या क्या देखा कि ए नोट जो है वो ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए का एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर से आ जाएगा। बी का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इस तरीके से आ गया। और सी का एक्सप्रेशन हम तीनों इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट आता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये एडवांस में पूछा जाता है। ये क्या बोलता है कि रेट ऑफ, क्या बोलता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ intermediate is equal to rate of consumption of intermediate। ये बोलता है इन दोनों का रेट बराबर होता है। तो जिस रेट से वो फॉर्म हो रहा है उसी रेट से वो कंज्यूम हो रहा है। ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलता है। इसका मतलब क्या है? उसका जो रेट होगा, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा टाइम के साथ, विल बी जीरो। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? डी डी बाई डी टी ऑफ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी जीरो। तो मेरा डी बी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। डी बी बाई डी टी हमने क्या लिखा था? के वन ए इज इक्वल टू के टू बी ए माइनस के टू बी। ये जीरो हो गया, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से। बोलो, समझ में आया कि नहीं है? यस सर। किसी को कोई डाउट हो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में तो बताओ। No sir. अच्छा, अभी हमारा है केस वन
तो केस वन क्या है कि मेरा ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सी, बट ए टू बी इज अ फास्ट प्रोसेस, ए टू बी इज अ फास्ट प्रोसेस, बट बी टू सी इज अ स्लो प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है कि बी बहुत ज्यादा बन रहा होगा और धीरे धीरे जो है वो कंज्यूम हो रहा होगा। तो मेरा K1 जो है वो K2 से ज्यादा होगा। बोलो। यस। यस सर। तो B जो है वो मेरा क्या होगा, देखो A का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा इस तरीके से पूरे टाइम, C का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो B का कंसंट्रेशन क्या होगा, पहले तो बढ़ेगा और फिर जो है मैक्सिमम तक जाएगा और फिर डिक्रीज होगा। बट जो मैक्सिमम वाला कंसंट्रेशन होगा वो ए और सी दोनों से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा ए और सी से? क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, फास्ट। तो मान लो जैसे ए के पास 50 मोल्स है, 50 में से फास्ट प्रोसेस है तो 40 चलेगा किसी टाइम टी पे, तो ये 40 बनेगा। फिर 40 में जो है स्लो जा रहा है तो 40 में से कितना गया, लेट्स से 10 गया उस साइड। तो मेरे पास क्या फिगर है, 10, 30, 10। मैं इसको बोल रहा हूँ ये टी मैक्स है। तो टी मैक्स पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, बी का। बी का। इसीलिए उसका कर्व, उसका जो मैक्सिमा है वो दोनों ग्राफ से ऊपर आ रहा है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? बोलो। यस। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक तो देखो पूछ लो। दूसरा केस है, पहला वाला स्टेप स्लो है और दूसरा वाला फास्ट है। अभी क्या होगा, ए टू बी का फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होगा, आराम आराम से जो है वो बी में कन्वर्ट होगा और फिर वो फास्ट जाएगा। तो मान लो पहले 50 है, 50 में से 10 गया क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है, तो ये 10 बना। फिर फास्ट चला गया तो 10 में से 8 चला गया, तो यहाँ 8 बन गया। कितना हो गया, 40, 2, 8। सबसे कम कौन है टी मैक्स पे, बोलो। बी। बी। बी है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखो इन दोनों से नीचे आ रहा है, इसका मैक्सिमा इन दोनों से नीचे आ रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? दोनों ग्राफ जो हैं वो नो इम्पोर्टेंट सर। हैं। डन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ सिक्वेंशियल रिएक्शन में। सर इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब ग्राफ बेस्ड की? ग्राफ बेस तो यही आएगा जो पूछा है, जो बताया है मैंने। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो। तुमको दिया हुआ है
A plus B K1 K inverse C converting to T। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड बाय dt, ये फाइंड आउट करना है यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया है जो मैंने ऊपर लिखा है, क्योंकि अब मैंने इक्विलिब्रियम दे दिया। ध्यान रखना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी will be equal to rate of formation of consumption of C, intermediate। Sir, K1AB divided by K minus 1 K2. देखते हैं, बट ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तुमने जो बताया ना। डीसी बाई डी को जीरो करो, उसका रेट।
ये करो है ना एक मिनट। हो गया। सर किसके टर्म्स में आंसर बताना? यार ये पूछते नहीं अगर तुमसे हुआ होता। चलो मैं सर बताता हूँ। K1 सर K1 K2 into concentration of A into concentration of B upon K minus 1 plus K2. क्या नाम है तुम्हारा? आयुष्मान। वेरी गुड आयुष। चलो हम ये करते हैं सॉल्व। सो वी हैव जब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है डायरेक्टली हम वहीं पे जाते हैं 0। अब dc by dt है क्या? c का बनना, c का कंज्यूम होना। c का बनना कैसे हो रहा है? k1 ap। अब c कंज्यूम कैसे हो रहा है? दो पार्ट में हो रहा है c कंज्यूम, एक तो इस साइड जा रहा है और एक इस साइड कंज्यूम हो रहा है, दोनों साइड कंज्यूम हो रहा है। माइनस k इनवर्स c माइनस k2 c। ये तो मेरा क्या है? कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन। और ये मेरा क्या है? फॉर्मेशन। पूरे ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? यस। यहां से मेरे पास सी की आ गया K1 AB K इनवर्स प्लस K2। सी आ गया मेरे पास। मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ डी निकालना है।
मैं रेट ऑफ डी कैसे निकालूंगा? K2 times the concentration of K2C, तो ये क्या आ जाएगा? K2 K1 AB अपॉन K इनवर्स प्लस K2। ये मेरा क्या आ गया? डी डी बाई डी टी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? yes sir. एडवांस में यहाँ पे क्वेश्चन आते, ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आते। किसी को कोई डाउट तो पूछो। श्रेष्ठा समझ में आया? बोलो। Yes, sir. एक और क्वेश्चन दो, करोगे? बोलो। Yes. Yes. चलो, so we have a plus b ये मेरा फास्ट है। दूसरा है a प्लस सी, ये मेरा स्लो स्टेप। Assuming that एस एस ए का मतलब क्या है? स्टडीड स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड टू सी on doubling the concentration of A, the rate of production of D, the rate of production of D will increase. Assume K2A less than K inverse C. सर हाँ हाँ बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट था सर। हाँ बोलो बोलो। सर वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी को के इक्विलिब्रियम के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये आ गया K1 अपॉन K इनवर्स C A B। सर तो यहाँ से तो K2 0 आ रहा K2 0 आ रहा है। है। यस सर। यहाँ से K2 0 कैसे आ रहा है? सर आपने जो दूसरा इक्वेशन लिखा है ना समझ ब्लैक, गया। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो क्यों रहा है? गलत क्यों है ये? फिर इक्विलिब्रियम उस तरह से हटेगा सर इक्विलिब्रियम पे किया इसलिए। तो सी कहीं और पे Equilibrium भी पे है ना? कंज्यूम हो रहा है। ये हम कब लगा सकते हैं? इक्विलिब्रियम पे जब मेंशन हो स्पेसिफिकली, तो रिवर्सिबल है। यहाँ पे सी जो है आगे वाली रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है। अच्छा तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि पहले हम इस तरीके से करते थे। यही है ना राजवर्धन? सर तो हाँ सर, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है? सी जो है वो दूसरी साइड भी कंज्यूम हो रहा है ना, सी की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। यहाँ पे हम इस तरीके से कैसे पुट कर दे, अनलेस वो इक्विलिब्रियम बोल दे
तो बात अलग है। सर लेकिन सर वो K1 तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा नहीं होगा ना वैसा मतलब से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा बहुत, फिर डी जो है वो बनेगा ही नहीं। सर लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है क्या कि इक्विलिब्रियम अटेन हो या ना हो, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहने वाला K1 और K इनवर्स। नहीं नहीं, क्यू और के इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ता है ना। हम क्यू को अलग डिफाइन करते हैं, के इक्विलिब्रियम को अलग डिफाइन करते हैं। तो अभी जो मेरा K1 अपॉन, अच्छा तुम बोल रहे हो इनकी वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा। यस। नहीं नहीं, वैल्यूज पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इनका रेट कांस्टेंट तो सेम टेम्परेचर पे सेम ही रहता है। सर तो उसी क्वेश्चन की जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं अगर C नहीं आएगा तो? समझा नहीं, कौन सी क्वेश्चन की जगह पे? सर जो अभी लिखी थी ना वो तो गलत हो गई, तो उसकी जगह हम इक्विलिब्रियम के लिए कोई इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं हो पाएगा यार, बहुत मुश्किल है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस साइड। ओके। वो अटेन हो ही नहीं पाएगा, डी बनेगा ही नहीं उसके बाद अगर ऐसा हो जाएगा तो। फिर हम ये सब बात ही नहीं कर पाएंगे जो हम बोल रहे हैं। ओके। ये वाला क्वेश्चन करो। सर 4 टाइम मुझे भी आंसर पता नहीं है, देखना पड़ेगा।
तो 4 टाइम्स आ रहा है। चलो फिर करते हैं सॉल्व। सो वी हैव अपन डीसी बाई dt 0 करेंगे। तो क्या आएगा मेरे पास C का फॉर्मेशन बनने का, तो आ जाएगा 2k1 AP, राइट। यस सर। यस सर। माइनस अब 2k C इनवर्स का 2k इनवर्स C माइनस k2 इंटू a इंटू C। इस तरीके से आएगा, बोलो। Yes. Yes. यहाँ पे मेरे पास इसको 0 किया तो मेरे पास क्या आया, 2k1 AP is equal to C 2k inverse plus k2a। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अगर इसको क्या नाम है, सर, वो k2 AC अलग से तो नहीं आएगा, मतलब इससे तो नहीं आएगा अलग से, मतलब डी के लिए। मैं दूसरी स्टेप को एलिमेंट्री मानूंगा, तो मैं आर के लिखूंगा के k2a इंटू C। ये आर वार हो गया, आर ए भी इसके इक्वल होगा, आर सी भी इसके इक्वल होगा, आर डी भी इसके इक्वल होगा। ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है ना हमको, बट ये सर वो अप्रोक्सीमेशन K2 यूज अलग कैसे अलग होगा? आ क्या क्या? सर वो अलग अलग नहीं K2 वे और माइनस। ये सर अलग अलग आएंगे।
सर हम अप्रोक्सीमेशन फास्ट और स्लो पे कर सकते हैं ना अलग से, कि K1 बहुत ज्यादा होगा और K इनवर्स और K2 बहुत कम होंगे। नहीं वो ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ सी लिखूं, मैं क्या लिख रहा हूँ, आर ओ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ सी बाई टू इज इक्वल टू के इनवर्स सी का स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, रेट ऑफ सी बाई टू मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि आर ओ आर जो है जब मैं 2a कन्वर्टिंग इनटू b कहता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ ए, आर ओ आर में क्या लिखता हूँ, के ए स्क्वायर, बट फिर मैं रेट ऑफ ए लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे आएगा 2k इनवर्स सी का स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, हमने स्क्वायर मिस कर दिया, इसका कोफिशिएंट 2 है ना। अभी क्या होगा, अभी ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा सी 2k इनवर्स सी और सर वो जो प्लस के इनवर्स के आगे 2 आया है, क्या, सर जो के इनवर्स के आगे 2 आया है। हाँ वो 2 आएगा ना, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है। ओके सर। तो अभी क्या है, अज्यूम के इनवर्स सी जो है वो ज्यादा है, के इनवर्स सी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2k इनवर्स सी का स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 2k1 ab। तो यहाँ पे c मेरे पास क्या आ गया, k1 a b अपॉन k इनवर्स की पावर हाफ। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वो स्क्वायर वाला फिर से बताएंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे? मैं अगर ऐसे लिखूं 2a कन्वर्टिंग इनटू p, रेट को कैसे लिखूंगा, के ए स्क्वायर ही तो लिखूंगा, राइट? और सर जो रेट ऑफ सर फॉर्मेशन में जो 2 आया है K1 के आगे, वो भी C के आगे 2 है इसलिए आया है। देखो ना, हमारा ये क्या है, ये दिस इज रेट ऑफ सी, हम रेट ऑफ सी को जीरो कर रहे हैं, यस सर। तो मैं हर चीज को रिलेट किससे करता हूँ, आर ओ आर से। आर ओ आर क्या होता है, K1 K1 ए ए बी, यस सर। ये क्या होता है, आर सी बाई टू, आर सी क्या हो गया, टू यस के सर। वन। ओके सर। और कोई डाउट है तो बोलो अभी।
सर ये ऑर्डर कैसे जज किया आपने? कौन सा ऑर्डर? वो सी कंसंट्रेशन ऑफ सी जब के इनवर्स लिखा था तो एलिमेंट्री स्टेप है ना सारी, हम एलिमेंट्री मान के तो करते हैं सब मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या होता है, 3 स्टेप होती है, तीनों स्टेप को एलिमेंट्री मान के ही करते हैं ना हम। तो मेरे पास यहाँ पे सी ऐसा आ गया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मैं कैसे लिखूंगा? डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू तो एस। स्क्वायर कैसा आया था? अभी तो बताया यार, तुम कहाँ रखते हो, अभी जस्ट बताया। ये देखो ना, ये जब कोफिशिएंट 2 होता है तो एलिमेंट्री स्टेप में ऑर्डर 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो सी स्क्वायर हो जाएगा ना। कोफिशिएंट एलिमेंट्री में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तुम्हारा ऑर्डर होता है, बताया ना ये। यस सर। ये इस तरीके से हो जाएगा, ये लिखूंगा K2A, सी को क्या लिखूंगा K1AB अपॉन K इनवर्स की पावर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K2 K1 अपॉन K इनवर्स की पावर हाफ A की पावर 3/2 B की पावर हाफ। ये मेरा dt/dt आ जाएगा। बोले यहाँ तक भी देख लो कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। दक्ष बताओ समझ में आया कि नहीं है? यस सर। एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब तुम्हारा AITS होगा या टर्म टेस्ट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का। किसी को कोई भी डाउट हो तो देखो पूछ लो। नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी विल इंक्रीज अगर ए को डबल किया तो। ए को डबल किया तो क्या होगा, इफ ए इज डबल्ड तो रेट क्या होगा, रेट विल इंक्रीज 2√2 टाइम्स। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर स्टेडी स्टेट की जो इक्वेशन आई वो हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं ना? कैसे? सर दोनों मतलब स्टेप बाय स्टेप दोनों रिएक्शन स्टेप वाइज हो रही है, तो फिर सर K1/K इनवर्स इज इक्वल टू C² concentration of A into concentration of B। फिर हाँ तो आ गई ना वैसे इक्वेशन। कोई ऊपर यही तो बताया था कि ऐसा नहीं कर सकते, राजवर्धन ने वही तो डाउट पूछा था।
बट You सर इसमें can't अलग do अलग that. नहीं है ये दोनों। वैसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि सी तुम्हारा यहाँ पे कंज्यूम भी हो रहा है एट द सेम टाइम। सी की कॉन्सेंट्रेट और इक्विलिब्रियम दिया भी नहीं हुआ है ना, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन थोड़ी ना है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है ना। देखो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला, बड़ा वाला जो फॉर्मूला है ना, वेरी मतलब आज तक कभी एडवांस में तो आया नहीं इस पे क्वेश्चन, बट पूछ तो सकते हैं। मेंस में तो नहीं आएगा है ना, मेंस में मतलब इसका बेसिक ओवरव्यू तुम्हें आना चाहिए, वो पूछ सकते हैं। ग्राफ वगैरह पूछ सकते हैं या फिर इस तरीके का क्वेश्चन, बट बहुत सिंप्लीफाइड वे में ही पूछ सकते हैं मेंस में। मेंस में मतलब बहुत कम चांस है इस पे क्वेश्चन आने का, 1-2% चांस है। इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले है ना, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन, बाकी तो नहीं आएगा। आएगा तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो एडवांस भी आएगा। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे जनरली एडवांस में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with nucleus of atoms as well as changes related with nucleus। तो जब हम एक नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स पे फोकस करती है ना, इसके अलावा वो चार्ज पे फोकस करती है। बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो न्यूक्लियस पे फोकस करती है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेनली, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बैलेंस करती है बेसिकली। तो प्रोटॉन्स तुम्हारे क्या हो गए, एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, मास नंबर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंसेस atomic number and mass number। देखो लिखा हुआ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री वी हैव टू डील विद न्यूक्लियर रिएक्शंस which are different from normal reaction। normal reaction कैसे करती है, atoms and charge are balanced, but in nuclear reactions nucleus participates, so we have to balance atomic number and mass number। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? Yes. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। इसमें एटम्स एंड चार्ज आर बैलेंस्ड, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर बैलेंस्ड होता है। देखो 6 7 - 1 6 14 14 + 0 14। तो इसमें हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बैलेंस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से होता है, ए जो होता है वो मास नंबर होता है, जेड मेरा एटॉमिक नंबर होता है, एक्स मेरा एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में हम एटॉमिक नंबर बैलेंस करते हैं और एटॉमिक मास बैलेंस करते हैं, दोनों साइड मास नंबर बैलेंस करते हैं बेसिकली दोनों साइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसमें मैंने पूछा है कि y क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है आंसर, तो यहाँ पे कैसे आया आंसर, यहाँ पे 1 है, इस मास नंबर को -1 कर दिया तो यहाँ पे 12 आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, 9 4 13 13 है, यहाँ पे 6 है, एक मास नंबर चला गया तो बचा कितना, 12। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस यस सर। Yes, sir.
अब आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो मेरे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उससे जो रेज निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रही है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो 3 टाइप की रेज होती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, इसका मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है अल्फा रेज। बीटा रेज पॉजिटिव पार्ट पर जाती है, मतलब बीटा रेज का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। और गामा रेज सीधी चली जाती है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes. दो टाइप की रेडियो एक्टिविटी होती है, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो अपने आप होता है, आर्टिफिशियल जिसमें हमें नेचुरल से करवाना पड़ता है। मतलब नेचुरल से जो रेज निकल रही हैं वो हम किसी सब्सटेंस पे डालते हैं, फिर वो सब्सटेंस जो है वो रेज छोड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटेंस डज नॉट एमिट रेडिएशन बाय इटसेल्फ बट रेडिएट्स व्हेन रेडिएशन फेल फ्रॉम नेचुरली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल बोलेंगे। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा, गामा है। मास अल्फा का भाई हीलियम होता है तो 4 mu होगा। बीटा का इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा तो इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। गामा जो होता है मासलेस होता है। चार्ज भाई हीलियम है तो ये न्यूट्रल होता है। आइडेंटिटी क्या है? 4He2 भाई 2He4 हीलियम है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अलग से कुछ आइडेंटिटी नहीं है। बाकी गामा जो होता है वो फोटोन होता है। गामा जो होता है वो फोटोन होता है। ये आगे आएगा। स्पीड जो है अल्फा का 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, बीटा का ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, गामा का इक्वल टू सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। पेनिट्रेशन पावर जो है अल्फा का सबसे कम होता है क्योंकि वो हैवी होता है, और बीटा का इंटरमीडिएट और गामा का मैक्सिमम होता है क्योंकि वो मासलेस होता है। आयनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा का मैक्सिमम होता है और मिनिमम गामा का होता है। 4-5 चीजें जो हैं वो थोड़ी ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टीज वगैरह, देख लो ध्यान से। सर पेनिट्रेशन पावर पेनिट्रेशन पावर मतलब जैसे तुम्हारी रेज जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पे एक फॉइल है, अल्फा इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है बट गामा पेनिट्रेट कर गई क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर स्ट्रांग है। तो मटेरियल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। नहीं, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल में अल्फा नहीं जा पा रहा है, गामा जा रहा है। भाई स्पीड किसकी ज्यादा है? गामा की ज्यादा है। स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास कम है। स्पीड ज्यादा है तो पेनिट्रेट जल्दी कर पाएगा मतलब पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में Yes. हम सेक्शन जी करेंगे। अच्छा मेरे को कोई एक जन जो है, मेरे पास पैकेज नहीं है तो क्या नाम है, सेक्शन जी एंड सेट टू न्यूमेरिकल कोई मेरे को भेज देगा? यस वेदांत यस सर। कोई एक जन भेज देना। कौन भेजेगा बताओ? सर मैं भेज दूँ। ठीक है वेदांत तुम भेज देना ना मेरे को ये। यस सर।
कोई बार बार 2 जन की मेहनत के एक ही जन करे ना, तो ये भेज देना मेरे को। कल हम सेक्शन जी डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes. तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है, अच्छा ये बचा है, तो ये हम कर लेंगे।